अध्याय 8 पादपों में खनिज पोषण। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पादपों में खनिज पोषण। तो पादपों में खनिज पोषण की जो विधियां हैं वो पढ़ चुके हैं। पादप विश्लेषण विधि है, जल संवर्धन विधि है, उसके अलावा बालू संवर्धन विधि है। तो इन विधियों के आधार पर हम ये अध्ययन कर चुके हैं कि कौन सा तत्व जो है वो पादप के लिए उपयोगी है और कौन सा तत्व जो है वो पादप के लिए अनुपयोगी है। तो अब तक हमने पढ़ा कि पृथ्वी के ऊपर लगभग 105 प्रकार के तत्व मौजूद हैं, जिनमें से 60 तत्व पादपों के लिए उपयोगी हैं। कितने तत्व उपयोगी हैं? 60 तत्व। इन 60 तत्वों में से 17 तत्व जो है वो पादपों के लिए क्या है? अनिवार्य है। बाकी जो तत्व हैं वो अनावश्यक तत्व कहलाते हैं। इन अनावश्यक तत्वों में से कुछ तत्व तो क्या है? पादपों के लिए विषाक्त होते हैं। क्या होते हैं? विषाक्त होते हैं। अब हम अनिवार्य तत्व जो हैं उन तत्वों की पादपों के लिए उपयोगिता का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पादप पोषण में वृहत तथा सूक्ष्म पोषकों की भूमिका क्या होती है, कौन कौन से सूक्ष्म व वृहत तत्व हैं जो पादपों के लिए उपयोगी हैं और उनकी न्यूनता से क्या लक्षण प्रकट होते हैं, वह पादप इन्हें कैसे ग्रहण करता है। वृहत व सूक्ष्म जो तत्व हैं वो क्या होते हैं? तो वृहत क्या होते हैं? पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम अगर कोई तत्व मौजूद है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृहत कहते हैं। अगर पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम मात्रा में उपस्थित है तो उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। अब ये सूक्ष्म और वृहत मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? ये कल मैंने बता दिया था आपको कि वृहत मात्रिक पोषक तत्व जो है उनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कैल्शियम है, सल्फर है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये कहाँ से तो प्राप्त होते हैं, वह पादपों के लिए इनकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो कार्बन जो है इससे पादप कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के रूप में उपयोगी होता है। तो कार्बन कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन से प्राप्त होती है एक तो, दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है। उसके बाद में हाइड्रोजन जो है वो जल से प्राप्त होता है। ये तो इनकी क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। पादप कहाँ से प्राप्त करता है। फिर इसकी उपयोगिता क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की उपयोगिता क्या है? ये विभिन्न प्रकार के जैव रसायन क्या क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है आदि के क्या है? रचनात्मक घटक। इनके निर्माण में किसकी भूमिका होती है? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की भूमिका होती है। पर हम देखते हैं कि सामान्यतः पादपों को इनकी कोई कमी नहीं होती। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की क्या नहीं होती? पादपों को कोई कमी नहीं होती। जब कमी नहीं होती तो इनकी न्यूनता के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते, ठीक है। तो 3 तत्वों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, ठीक। उसके बाद में दूसरा आता है नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडल में वैसे तो क्या है? बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। फिर पादप इसे प्राप्त कहाँ से करता है? मृदा से प्राप्त करता है। यानी किससे प्राप्त करता है? मृदा से। तो मृदा में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट व नाइट्राइट के रूप में मौजूद होता है और पादप इसे नाइट्रेट व नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करता है। कभी कभी अपवाद स्वरूप अमोनिया के रूप में भी कैसे ग्रहण किया जाता है। तो पादप किस किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है? नाइट्रेट, नाइट्राइट व अमोनिया ग्रहण करता है। अमोनिया से तो क्या अपवाद स्वरूप ग्रहण करता है, बाकी नाइट्रेट व नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। फिर इनकी उपयोगिता क्या है? पादप जब वृद्धि करता है तो उसमें क्या है? विभाजनशील उत्तक होता है, जिसको क्या बोलते हैं? विभज्योतकी उत्तक।
विभज्योतकी उत्तक बोलता है। तो विभज्योतकी उत्तक जो है उसमें किसकी भूमिका होती है? नाइट्रोजन की। दूसरा जो है वो कलिकाओं, जो पादप की कलिकाएं होती हैं उसमें भी नाइट्रोजन की भूमिका होती है। वह सभी प्रकार की जीवित कोशिकाएं पादप में जो होती हैं उन सभी में नाइट्रोजन की भूमिका होती है। तो समझ में आया नाइट्रोजन की किस किस में भूमिका होती है? पादप की वृद्धि के लिए विभज्योतकी उत्तक है तो वृद्धि करेगा, तो पादप की वृद्धि के लिए भी क्या है? नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा पादप की जो कलिकाएँ हैं उन कलिकाओं के लिए भी नाइट्रोजन की क्या होती है? उपयोगिता होती है। वह सभी प्रकार की जीवित कोशिकाएं, चाहे वो पत्ती हो, फल हो, जड़ हो, तना हो, सभी को क्या है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो अमीनो अम्लों, प्रोटीनों, न्यूक्लिक अम्लों, इनका भी क्या है? मुख्य घटक है। भाई अमीनो अम्ल बनते हैं उसमें नाइट्रोजन की भूमिका है, प्रोटीनों में भी क्या नाइट्रोजन की भूमिका है, और न्यूक्लिक अम्लों में भी नाइट्रोजन की भूमिका है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि पादप जो है उसकी पत्ती हरी होती है। किसके कारण होती है? पर्णहरित के कारण। तो उस पर्णहरित के निर्माण में भी क्या नाइट्रोजन की भूमिका होती है। तो ये तो होगी नाइट्रोजन की उपयोगिता। अब नाइट्रोजन जो है उसकी न्यूनता के लक्षण, नाइट्रोजन जो है उसकी कमी जब पादप के पास हो जाती है, क्योंकि मृदा से ग्रहण करता है, मृदा में अगर नाइट्रेट और नाइट्राइट मौजूद न हो तो पादप उसे कहाँ से ग्रहण करेगा, और ग्रहण नहीं करेगा तो फिर पादप के पास क्या है? N2 की कमी हो जाती है। भाई कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरह से नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो क्या है? वायुमंडल से कार्बन CO2, O2 और जल से प्राप्त हो जाता है, तो इनकी तो पादप के पास कमी नहीं होती। लेकिन मृदा में अगर नाइट्रेट और नाइट्राइट मौजूद न हो तो क्या है? पादप के पास नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी से पादप में जो है वो एक तो हरिमाहीनता रोग होता है। हरिमाहीनता रोग क्या है कि पादप, ये हरिमाहीनता रोग है। तो हरिमाहीनता रोग क्या है? पादप में इसके स्थान पर एक क्लोरोफिल के स्थान पर क्या है? एक एंथोसाइनिन वर्णक बनता है। कौन सा वर्णक बनता है? एंथोसाइनिन एंथोसाइनिन वर्णक बनता है। ये एंथोसाइनिन वर्णक जो बना है, इस वर्णक के कारण पत्ती जो है उसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। तो गुलाबी रंग की पत्ती अगर दिखाई देती है पादप की, तो हम क्या महसूस करते हैं कि पादप के पास किसकी कमी है? नाइट्रोजन तत्व की कमी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों की गिनती में आता है। उसके बाद में दूसरा इसका न्यूनता का लक्षण है बोना। पादप क्या हो जाता है? बोना हो जाता है। बोना क्यों रह जाता है? क्योंकि वृद्धिशील विभज्योतकी उत्तक जो है वो नाइट्रोजन की वजह से क्या विभाजनशील होते हैं। अब अपने को ये पता है कि कोई भी सजीव कब वृद्धि करता है? जब उसकी कोशिकाएं क्या है? विभाजन की क्षमता रखती है। जब कोशिकाओं में विभाजन होगा तो ही तो वृद्धि होगी, और विभाजनशील उत्तक जो है उनको नाइट्रोजन नहीं प्राप्त होगी तो वो क्या है? कम क्रियाशील होंगे, और कम क्रियाशील होंगे तो पादप की वृद्धि होना असंभव है, और पादप की वृद्धि ही नहीं होगी तो पादप जो है वो क्या है? बोना रह जाएगा। तो ये किसकी है? नाइट्रोजन जो है उसकी प्राप्ति, उपयोगिता व न्यूनता के लक्षण। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे आता है फास्फोरस। फास्फोरस जो है उसे पादप कहाँ से प्राप्त करता है? पादप जो है वो कुछ घुलनशील फॉस्फेट आयन के रूप में फास्फोरस को ग्रहण करता है। वो घुलनशील फॉस्फेट आयन हैं कौन कौन से? एक तो है H2PO4, दूसरा है HPO4। ठीक है, ये दोनों जो है दोनों घुलनशील फॉस्फेट आयन हैं। इन आयनों से पादप जो है फास्फोरस को ग्रहण करता है। अब हम ये देखते हैं कि पादप जो है इसमें इसका स्थानांतरण किसका? फास्फोरस का स्थानांतरण तो अकार्बनिक रूप में होता है। किस रूप में होता है? अकार्बनिक रूप में, तथा ये पादपों में कार्बनिक रूप में पाया जाता है। अब अपने को पता है कि पादप अकार्बनिक के पदार्थ कहाँ से ग्रहण करता है? कुछ कच्चे पदार्थ होते हैं जिन्हें पादप ग्रहण करता है। वो अकार्बनिक पदार्थ क्या है? CO2 है, पर्णहरित है, क्लोरोफिल है। ये तो पादपों में इसका स्थानांतरण तो किस रूप में होता है? अकार्बनिक रूप में, तथा ये है पादपों में कार्बनिक रूप में पाया जाता है। कार्बनिक क्या है? हम भी जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कार्बन आधारित होता है। ठीक है, अब इसकी उपयोगिता क्या है?
एटीपी के रूप में। फास्फोरस जो है उसका उपयोग किस में होता है? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में जैसे NAD है, निकोटिनेडिन, उसके बाद में NADP है, ये सब क्या है? फॉस्फोरस से ही निर्मित होते हैं। तो फॉस्फोरस जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका किस में होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अपने अंदर भी एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित रहती है और इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या पावर हाउस या बिजली घर या ऊर्जा घर कहा जाता है। इसी प्रकार पादपों में भी एटीपी जो है उसके निर्माण में फास्फोरस की भूमिका होती है, जिससे पादप क्या है? अपनी जैविक क्रियाएं करता है। भाई पादप भी सभी जैविक क्रियाएं करता है, श्वसन भी करता है। भाई अपने को ये पता है कि पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है अपनी तरह से। लेकिन पादप जो है उसमें क्या है? भोजन का विखंडन होता नहीं और इस कारण ऑक्सीजन का अधिक उपयोग नहीं होता, और अधिक उपयोग नहीं होता तो बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो अपने को समझना है कि एटीपी जो उसके निर्माण में कौन से तत्व की भूमिका होती है? फास्फोरस की। अब न्यूनता के लक्षण। अब अपने को ये पता है कि पादप को अगर एटीपी ऊर्जा नहीं मिलेगी तो इस कारण पादप क्या होगा? बोना रह जाएगा। क्या रह जाएगा? बोना। नाइट्रोजन की वजह से भी बोना रह रहा है क्योंकि उसमें विभाजनशील ऊतक नहीं बनेंगे, वो कम क्रियाशील होंगे। और फॉस्फोरस जो उससे एटीपी नहीं मिलेगी, किसकी कमी से? फॉस्फोरस की कमी से एटीपी नहीं मिलेगी। तो एटीपी नहीं मिलेगी तो इसकी कमी से क्या? बोना रह जाएगा पादप। उसके अलावा हम क्या देखते हैं? पत्तियां तथा फलों में जो उत्तकक्षय क्षेत्र होते हैं वो क्या है? उत्पन्न हो जाते हैं। उत्तकों का क्या होता है? विनाश होना शुरू हो जाता है, वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, उत्तकों का क्षय होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम कैम्बियम जो पादप की वृद्धि में महत्वपूर्ण है, उसकी सक्रियता में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो ये तो किसकी न्यूनता के लक्षण है? फास्फोरस की न्यूनता के लक्षण। क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो कैम्बियम की सक्रियता को कम कर देता है, जिससे पादप की वृद्धि कम हो जाती है और कम होने से पादप क्या है? बोना रह जाता है। उसके बाद में 6 नंबर पर हम देखते हैं कैल्शियम। क्या देखते हैं? कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो पादप किस किस रूप में ग्रहण करता है? कौन कौन से ऐसे रूप हैं जिससे पादप इन्हें ग्रहण कर सकता है? तो पादप इन्हें अयस्क के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। भाई कुछ अयस्क होते हैं, उन अयस्कों से ही पादप क्या करता है? कैल्शियम को ग्रहण करता है। जैसे एपेटाइट है, क्या है? एपेटाइट है, कैल्साइट है, डोलोमाइट है। इन अयस्कों के रूप में क्या करता है? पादप कैल्शियम को ग्रहण करता है। अब पादप सीधा इनसे कैसे ग्रहण करेगा? कैल्शियम आयन के रूप में पादप इसको क्या करता है? कैल्शियम को ग्रहण करता है। अब इनकी उपयोगिता क्या है? भी कैल्शियम जो है वो कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का मुख्य घटक है। तो कैल्शियम किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का मुख्य घटक है। कोशिका भित्ति पादपों में क्यों होती है? क्यों उपयोगी है? किस लिए ज़रूरी भाई कोशिका भित्ति? भाई हम अध्ययन करते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो दोनों में हम अंतर करेंगे तो देखते हैं कि जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, जबकि पादपों की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति जो है पादपों को बाह्य आघातों और चोटों से क्या है? सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति जो है उसकी मध्य पटलिका जो उसके निर्माण में किसकी उपयोगिता है? कैल्शियम की। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से क्या है? कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका जो है उसका निर्माण नहीं होगा। दूसरा क्या है? न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने का कार्य कौन करता है? कैल्शियम करता है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो हैं वो प्रोटीन से जुड़ते हैं, तो प्रोटीन से जुड़ने का काम कौन करता है? कैल्शियम करता है। तो अब हम देखते हैं कि कैल्शियम जो है उसकी न्यूनता की क्या लक्षण है? कैल्शियम की कमी से पादपों में कौन कौन से लक्षण प्रकट हो जाते हैं? अब कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका है, उसका अगर निर्माण नहीं होगा तो कोशिका की भित्ति जो है उसका लचीलापन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कोशिका भित्ति का लचीलापन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगर लचीलापन किसी पादप का समाप्त हो जाता है तो पादप क्या है? जल्दी टूट जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई तूफान आता है तो तेज़ हवाएं आती हैं जिनको हम कैनोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनोपी। तो उसमें क्या होता है? पादप जो है उसके टूटने का क्या है? खतरा ज़्यादा रहता है, तो उसका लचीलापन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगर पादप में लचीलापन है, कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका बनी हुई है, तो पादप जो है जल्दी उन तेज़ हवाओं से टूटता नहीं है। इसके अलावा
पादप जो है उसमें कैल्शियम की कमी से हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? हरिमाहीनता, यानी पत्तियां जो है उसमें क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता है और क्लोरोफिल के स्थान पर, पर्णहरित के स्थान पर क्या हो जाता है, एक एंथोसाइनिन वर्णक बन जाता है, जिससे पत्तियां क्या है, गुलाबी रंग की दिखाई देती हैं। और दूसरा, पत्तियों में एक रोग हो जाता है, पत्तियों के शीर्ष जो हैं वो झुक जाते हैं, उस रोग को कहते हैं अंकुशित शीर्ष रोग। कौन सा रोग होता है? अंकुशित शीर्ष रोग। तो ये अंकुशित शीर्ष रोग जो किस में होता है? पत्तियों में होता है क्या ये रोग? पत्तियां जो हैं उनके शीर्ष झुक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। उसके बाद में तो समझ में आया कैल्शियम क्या है। कैल्शियम जो है वो कुछ अयस्कों से प्राप्त होता है। उन अयस्कों के नाम हैं एपेटाइट, कैल्साइट तथा डोलोमाइट। ये अयस्क हैं, इनसे पादप कैल्शियम आयन के रूप में, Ca2+ आयन के रूप में कैल्शियम को ग्रहण करता है। और इसकी उपयोगिता क्या क्या बताई? कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम है। इसके अलावा दूसरी उपयोगिता क्या है इसकी? न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने का कार्य भी कौन करता है? कैल्शियम करता है। अब इसकी कमी से लक्षण क्या है? न्यूनता के लक्षण क्या है? न्यूनता के लक्षण है कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाता है, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, अंकुशित शीर्ष रोग हो जाता है। तो ये सब बता दिया आपको। ये तो किसके कारण होता है? लचीलापन तो कोशिका भित्ति जो है उसकी मध्य पटलिका जो है उसका निर्माण नहीं हो पाता। हरिमाहीनता क्या है कि पर्णहरित नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर दूसरा वर्णक बन जाता है एंथोसाइनिन। तीसरा, अंकुशित शीर्ष रोग क्या है? इस अंकुशित शीर्ष रोग में पत्तियां जो हैं उनके शीर्ष झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जिससे पत्तियां जो हैं उनमें रोग हो जाता है। उस रोग को कहते हैं अंकुशित शीर्ष रोग कहा जाता है। अब 7वें नंबर पर दूसरा आता है तत्व, उसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो K+ आयन के रूप में क्या है? ग्रहण किया जाता है। किस रूप में ग्रहण किया जाता है? K+ आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है। अब इस पोटेशियम की क्या क्या भूमिका है? एक तो हम देखते हैं कि कला अभिगमन क्रिया में, कला अभिगमन क्या है कि जो कला होती है, कोशिका कला, उससे पदार्थों का स्थानांतरण ही कला अभिगमन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसकी कला अभिगमन की क्रिया के लिए पोटेशियम आयन जो है उसकी उपयोगिता बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ऋणायन जो होता है उसके उदासीनीकरण में भी क्या है? पोटेशियम आयन की भूमिका है। फिर हम देखते हैं कि जो जितने एंजाइम हैं किसमें? पादप में, वो सारे एंजाइम क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। और सक्रिय किसकी वजह से होते हैं? इस पोटेशियम आयन की वजह से सक्रिय होते हैं। अगर पोटेशियम आयन मौजूद नहीं है, पोटेशियम तत्व मौजूद नहीं है, तो एंजाइम जो है उनका सक्रियण नहीं होगा। चौथा हम क्या देखते हैं? रंध्रों के खुलने व बंद होने में। भाई रंध्र खुलते हैं व बंद होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था कि रंध्र कैसे खुलते हैं व कैसे बंद होते हैं। रंध्रों का खुलना व बंद होना क्यों जरूरी है, किन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इनमें रंध्रों के खुलने व बंद होने की जो प्रक्रिया, उसमें पोटेशियम तत्व की क्या है? भूमिका होती है। इसके अलावा बीजों व फलों की सामान्य वृद्धि के लिए, बीज व फल जो हैं, अगर पोटेशियम आयन की कमी है, पोटेशियम तत्व की कमी है, पोटेशियम तत्व की कमी है, तो बीजों का विकास नहीं हो पाता, वो फल भी जो है वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाते। तो उनकी सामान्य वृद्धि के लिए क्या है? पोटेशियम तत्व की आवश्यकता है। प्रकाश संश्लेषण, यहाँ हम देखते हैं कि पादपों की ये मुख्य क्रिया, ये प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो अपना भोजन जो वो निर्मित नहीं हो पाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी क्या है? पोटेशियम तत्व जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। ये तो क्या है इनकी उपयोगिता। तो पोटेशियम तत्व की उपयोगिता समझ में आ गई। ऋणायन उदासीनीकरण में, कला अभिगमन क्रिया में। तीसरा जो है ऋणायन उदासीनीकरण फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा कला अभिगमन क्रिया है। तीसरा एंजाइम सक्रियण है। चौथा जो है रंध्रों के खुलने व बंद होने में। पांचवा बीजों व फलों की सामान्य वृद्धि के लिए। पांचवा है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। ये तो 5 पॉइंट हैं किसके किसके हैं? ये पोटेशियम जो है उसकी उपयोगिता के। भी पोटेशियम तत्व जो है इन क्रियाओं में उपयोगी है। अब न्यूनता के लक्षण, पादप जो है उसके कई रोग हो जाते हैं, मार्सपोर्ट रोग है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो उन रोगों से बचने के लिए
पादप क्या करता है, पोटेशियम तत्व की क्या करता है, पूर्ति करता है, क्योंकि पोटेशियम तत्व जो है पादप को रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा पोटेशियम जो है वो पादप, पोटेशियम की कमी से पादप जो है वो अपनी वृद्धि नहीं कर पाता है, और वृद्धि नहीं करेगा तो पादप क्या है, बौना रह जाता है और हरिमाहीनता रोग भी उत्पन्न हो जाता है। वही पर्णहरित नष्ट हो जाता है और एंथोसायनिन बन जाता है, जिससे पत्तियां क्या है, हरी न होकर दूसरे रंग की हो जाती हैं। तो ये पोटेशियम तत्व की क्या है, न्यूनता के लक्षण है। अब हम देखते हैं कि एनपीके कौन कौन से, एनपीके, इन तीनों तत्वों की पादपों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसी कारण इन तीनों तत्वों को क्या कहते हैं, क्रांतिक तत्व कहा जाता है। कौन से तत्व कहा जाता है, क्रांतिक तत्व, क्रांतिक तत्व कहा जाता है, क्रांतिक तत्व कहा जाता है। आजकल हम देखते हैं कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, उन रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में एनपीके की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो रासायनिक उर्वरक जो बनते हैं, कौन से उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, इन रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में एनपीके की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में बाद में अन्य बाकी जो तत्व बचते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया पाद पोषण में वृत्त तथा सूक्ष्म पोषकों की भूमिका।